स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत पर अध्ययन करने जा रहे हैं। और जहाँ तक दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस प्रशासन में पढ़ा क्या जाएगा। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में किन चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे। Administration of दिल्ली सल्तनत। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और हम चाहेंगे कि पूरे टॉपिक पर विहंगम दृष्टि डाला जाए, वाइड फोकस किया जाए, ताकि आपको सभी तरीके की जानकारी प्रशासन से संबंधित हो। तो एक दिन में संभव नहीं, एक क्लास में संभव नहीं है, तो इसको हम लोग पार्ट वाइज करके क्लास करेंगे। तो आज चूंकि पहला क्लास है, इसलिए आप लोग ये जान लीजिए कि इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे वो ये कि एक भूमिका देंगे, इसका एक इंट्रोडक्टरी क्लास देंगे। और इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जो दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस ढंग से अपने अस्तित्व में आया या कैसे इसका विकास हुआ। उसके बाद दूसरी चीज जो हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का में जो सुल्तान का पद था उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, सुल्तान का अर्थ क्या था। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि जो राजत्व का सिद्धांत था दिल्ली सल्तनत में वो क्या था और इसकी क्या स्थिति थी, यानी किनशिप थ्योरी ऑफ दिल्ली सल्तनत पर हम लोग ध्यान देंगे। और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा केंद्रीय प्रशासन का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वरूप क्या था। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में प्रोविंशियल एंड लोकल दोनों हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो होगा वो वित्तीय प्रशासन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्याय प्रशासन। जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्याय प्रशासन के बाद
सैनिक प्रशासन या सैन्य प्रशासन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे प्रशासन को पढ़ने के बाद आगे एक सिस्टम है जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है एकता व्यवस्था। तो अंत में हम लोग एकता व्यवस्था को पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोगों का दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास शुरू करने से पहले ये अनिवार्य है, ये आवश्यक है कि हम लोग सबसे पहले जानें कि ये जो टॉपिक हम लोगों ने चुना है, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। एक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि आप लोग इसको देखें कि क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन लेंगे इसका कि दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन है क्या चीज। इसमें बहुत सारी बातें पढ़ाई जाएंगी आपको। फिर इसमें जो सेंटर है एडमिनिस्ट्रेशन का वो सुल्तान है, तो सुल्तान का पद कैसे डेवलप हुआ उसको हम लोग जानेंगे। राजत्व किंगशिप थ्योरी यानी राजा की शक्ति में कैसे वृद्धि हुई इस काल में, या बहुत सारा दौर ऐसा है दिल्ली सल्तनत में कि राजत्व यानी किंगशिप के शक्ति का ह्रास हुआ, कमी आई। फिर कुछ लोगों ने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। फिर केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन और एकता व्यवस्था, ये हमारा विषय होगा दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। अब हम देखिए बारी बारी से आपको अलग अलग तरीके से इसका एक एक कर करके बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में जो शीर्षक दिया गया है वो शीर्षकवार हम एक एक चीज का वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि दिल्ली सल्तनत का भूमिका में क्या बातें कही जा सकती हैं। इंट्रोडक्शन में क्या चीज समझा जा सकता है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जहां तक दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का प्रश्न है, तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था का प्रशासन एक मिश्रित चरित्र रखता है। मिक्स्ड कैरेक्टर रखता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक मिक्स्ड कैरेक्टर रखता है? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले जो लोग थे वो तुर्क थे और तुर्कों के द्वारा यहाँ प्रशासन की एक नवीन व्यवस्था स्थापित की गई। तो इसमें देखना अनिवार्य है कि क्या तुर्कों ने उसी व्यवस्था को अपनाया जिस व्यवस्था में वो प्रशिक्षित होकर के आए थे, या फिर उसमें कुछ स्थानीय तत्वों को शामिल किया। ये सारी बातों को हम लोग जब देखते हैं तो पाते हैं कि तुर्कों के द्वारा जो स्थापित प्रशासन था वो किसी एक प्रशासन का लिया हुआ भाग नहीं। सबसे पहले हम देखें कि मिश्रित कैसे है। इसमें हम पाते हैं कि सबसे पहले
खिलाफत अब्बासिया के द्वारा जो प्रशासन व्यवस्था स्थापित की गई, तो चूंकि तुर्क लोग खिलाफत अब्बासिया में बाल रक्षक के रूप में भर्ती हुए थे और वही शासन के हुनर को सीखा था, इसलिए सबसे पहला प्रभाव जो तुर्क एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ा था वो खिलाफत अब्बासिया में जो विकसित प्रशासनिक ढांचा था। दूसरा कि ईरानी सभ्यता का जो है वो प्रभाव पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि जो इस्लाम धर्म था उसमें दो प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ, एक अरबी संस्कृति का, एक ईरानियन संस्कृति। ऐसी परिस्थिति में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अब्बासी खिलाफत का, वो एक प्रकार का अरबी एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन ठीक उसके बगल में ईरानियों की सत्ता थी। वो भी मुसलमान बन गए थे, लेकिन वो ऐसे मुसलमान नहीं थे जैसे अरबी थे, और उनके पास एक अलग प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया। तो तुर्क लोग उस प्रशासन से भी प्रभावित थे। ये दूसरा प्रभाव हुआ। तीसरा कि गजनी में रहते हुए जो तुर्क लोग थे, उन लोगों ने स्थानीय आधार पे पूर्व के प्रशासनों में समन्वय स्थापित करके एक नई चीजों को जन्म दिया। तो इस तरीके से जो प्रशासन डेवलप हो रहा था उसमें गजनी का भी महत्वपूर्ण भूमिका था। अब ऐसे परिस्थिति में महमूद गजनवी के द्वारा जब भारत में आक्रमण किया गया, उस आक्रमण का उद्देश्य भारत में शासन स्थापित करना नहीं था, सिर्फ लूटना था। भारत के धन को लूट करके मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना। हाँ, गौरी जब 150 वर्षों के बाद यहाँ आक्रमण करता है तो उसका उद्देश्य भारत में सत्ता की स्थापना है, और यहीं से तुर्क प्रशासन की नींव पड़ती। लेकिन तुर्क प्रशासन ग्रेजुअली जो था वो एक विकास का प्रतिफल। एकदम तुर्क लोग आए और एक प्रशासन का स्वरूप स्थापित कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। अब जो यहाँ का एक इस पर चौथा प्रभाव पड़ा वो था स्थानीय। अब देखिए कि स्थानीय क्या प्रभाव पड़ा साहब। तो स्थानीय प्रभाव का अर्थ ये है कि तुर्कों के आगमन से पहले ऐसी बात तो नहीं थी कि भारत में कोई शासन नहीं था। प्राचीन काल से एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का विकास भारत में हो चुका था। इसके पूर्व भी विदेशी लोग भारत में आए थे, लेकिन पूर्व के विदेशी और वर्तमान के विदेशी में तुर्क में एक अंतर था, एक डिफरेंस था कि पूर्व के जितने भी विदेशी आए वो यहाँ के व्यवस्था में अपने आप को सांगोपांग पूरी तरीके से सम्मिलित करते, लेकिन तुर्कों ने ऐसा नहीं किया। तुर्कों ने अपना व्यक्तिगत पहचान जो होती है वो बनाए रखा। यहाँ पर व्यक्तिगत पहचान का अर्थ क्या हुआ कि तुर्क लोग, ये अलग बात है कि अपने आरंभिक बेला में मुसलमान नहीं थे, एक विधर्मी जाति से संबंधित थे, कोई धर्म नहीं मानते। लेकिन अब्बासी खिलाफत के संपर्क में आने के बाद उन लोगों ने इस्लाम धर्म जब ग्रहण कर लिया तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के पास एक नई विचारधारा आ गई, और वो विचारधारा शरीयत की कि वो जो गाइड होंगे, चलेंगे, वो शरीयत के कामों से चलेंगे।
भारत में आने के बाद उनका जो यह विचारधारा था कि हम अपने बगदादी खिलाफत में जो कुछ सीखा है उसको हम तर्क नहीं कर सकते हैं, और उनके पीछे उनका एक अपना फिलॉसफी था जो आपको समझना होगा कि आखिर क्यों उनका ऐसा विचारधारा था। तो वो जिस धर्म को मानने वाले थे उसका ये विश्वास था कि ये जो शरिया का कानून है यही अडल कानून है, पूरे विश्व में इसी को लागू होना चाहिए, तभी वैश्विक शांति आएगी। इसलिए वो इससे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी बात ये कि उनका ये विश्वास था, या उस समय ये माना जाता था कि शरिया कानून बना तो था 6वीं शताब्दी ईस्वी में, लेकिन ये हर दौर के लिए उपयुक्त था, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन बाद में चल करके पता चला कि शरीयत के माध्यम से नए उत्पन्न हो रहे समस्याओं का समाधान नहीं जब होने लगा, तो फिर इस्लाम धर्म में एक नई चीज आई जिसको बोला जाता है हदीस। हदीस क्या था? तो प्रॉफिट के जीवन में जितनी समस्याएं आई थी उसमें किए गए समाधान से संबंधित वक्तव्य था, स्टेटमेंट था। तो अगर शरीयत के कानून से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो फिर उसका निदान हदीस के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरीके से एक सफलतापूर्वक इस्लामी साम्राज्य का विकास हुआ और उन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान भारत में बनाई। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी था कि भारत भी सभ्यता संस्कृति के मामले में काफी धनधान था। काफी प्राचीन काल से राजतंत्र का यहाँ सुव्यवस्थित विकास हो चुका था। मौर्यों के समय में प्रशासन का एक ऐसा ढांचा चाणक्य ने विकसित किया था जो काफी अस्थायी था। तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन डेवलप हुआ उसकी प्रकृति मिश्रित हो, यानी मिश्रित इस आधार पर हुई कि तुर्कों ने अपने खिलाफत अब्बासिया के प्रशासनिक विशेषताओं को नहीं छोड़ा और यहाँ के स्थानीय विशेषताएं थी उसको भी आत्मसात किया। इस प्रकार से तुर्क जो शासन व्यवस्था था वो देसी विदेशी का मिश्रण। इसलिए हमने कहा कि एक मिक्स्ड कैरेक्टर जो था वो रखता। अब प्रश्न यह उठता है कि इसको प्रैक्टिकली लागू कैसे किया गया। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये चारों रूप का जो मिश्रित चरित्र है हमने आपको दिखाया, तो इसका व्यवहारिक जो पक्ष था वो क्या था, इसकी व्यवहारिकता क्या है, आखिर इसको प्रैक्टिकली कैसे लागू किया। ठीक है, तो प्रैक्टिकली लागू करने में जो चीज था वो ये कि तुर्क लोग, जो तुर्की शासक वर्ग था, वो अपने आप को शहरों एवं राजधानियों, हम शहरों राजधानियों इसलिए बोल रहे हैं कि एक तो राजधानी दिल्ली सल्तनत की दिल्ली हो गई, बाकी बाद में चल के बहुत सारे प्रांत बने तो प्रांतों की राजधानी भी हुई, और इन राजधानियों से हटकर बहुत सारे शहर भी रहे। तो इन जगहों का जो प्रशासन था तुर्क लोगों में, वो तुर्क प्रशासन के द्वारा तुर्क प्रशासन के द्वारा प्रशासित। यानी जहां पर शहर में वो लोग बसे
या शहरों को बसाए, राजधानी बनाया, वहां पूरा पूरा तुर्किश एडमिनिस्ट्रेशन था, जो बगदाद से वो लोग लेकर करके आए। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर था, जो लोकल लेवल पर था, उसमें स्थानीय प्रशासन, पूर्व का स्थानीय प्रशासन, जो पहले का स्थानीय प्रशासन, पूर्व का स्थानीय प्रशासन बना रहा। तो इस प्रकार शहर और राजधानियों में तुर्कों ने खिलाफत अब्बासिया में जो प्रशासनिक तंत्र था उसको लागू किया, और बाकी संपूर्ण भारत में जो स्थानीय आधार पर प्रशासन थे वो चलता रहा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसीलिए कहा गया कि एक मिश्रित चरित्र जो है रखता है। क्लियर? अब देखिए कि जो दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक वर्ग था, उस प्रशासनिक वर्ग में बहुत सारी पदावलियां और शब्दावलियां प्रचलित थी। तो उसको इसी भूमिका में समझ लेना भी बहुत जरूरी है। उसमें एक पदावली है कि शासन की संप्रभुता, शासन की, ये सब इंट्रोडक्शन में ही, आप बाद में छोटा कर लीजिएगा अपने सुविधा अनुसार, लेकिन विहंगम रूप से सोवरेनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, आखिर दिल्ली सल्तनत में संप्रभुता कहां निवास करती थी? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसा कि आपको पता है कि जो दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन था, का जो प्रशासन था, वह इस्लामी नियमों से बंधा हुआ। ठीक है, यह अलग बात है कि बाद में चलकर के इस्लामी नियमों को नहीं माना गया, लेकिन तुर्कों के द्वारा जो प्रशासन का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, जिस प्रशासन को उन लोगों ने भारत में लागू किया, उस प्रशासन का उदय इस्लामी वातावरण में हुआ था। यानी प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद साहब ने इसको डेवलप किया था, और खिलाफत के तीनों दौरों में ये चीज लागू होता। ठीक है, तो इसलिए इस पर इस्लाम का पूरा प्रभाव था। तो ऐसी परिस्थिति में सोवरेनिटी हमको खोजनी होगी, संप्रभुता हमको खोजनी होगी कि इस शासन में, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का शासन हो या फिर इस्लामी शासन हो, उसमें सोवरेनिटी कहाँ निवास करती, सोवरेनिटी कहाँ निवास करती। तो देखिए, इस्लामी नियमों जो बंधा था, तो इस्लामी नियमों के अनुसार जो इस्लामिक लॉ थे, इस्लामी नियमों के अनुसार शासन करने के निम्न तीन आधार, शासन करने के निम्न तीन आधार। पहला जो उसका नियम था कि जब भी शासन करो न्यायपूर्ण शासन करो। न्यायपूर्ण शासन करो। दूसरा
कि शासन में आपसी विचार विमर्श से निर्णय लो। और तीसरा नियम ये बनाया कि अपने में अधिकार तथा आयु में बड़े लोगों का आदेश मानो। देखिए, ये तीन चीजें जो हमने आपको बताई, उसकी पृष्ठभूमि ये है बताने का कि आखिर संप्रभुता का निर्धारण कैसे किया जाए। जैसा कि आपने पूर्व में हमसे सुना कि तुर्क लोगों में के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत ने प्रशासन का स्थापना किया था, उसमें संप्रभुता कहाँ थी, इसका निर्धारण कैसे हुआ, तो इस्लामी नियमों के अनुसार, क्योंकि तुर्की प्रशासन भी इस्लामी नियमों के तहत ही बनाई गई। भारत में आने के बाद इसमें स्थानीय प्रभाव बढ़ते चले गए और इसका रूप चेंज होता चला गया, तो एक अलग बात। लेकिन था तो बेसिकली बुनियादी तौर पे इस्लामी विचारधारा ही तो प्रशासन। तो ऐसे में जो संप्रभुता की बात थी, उसकी जब तलाश हम लोग करते हैं तो संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, पहले ये हम लोग जानते हैं। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि निर्णय लेने में किसी का प्रभाव प्रभावी ना हो। अगर कोई व्यक्ति निर्णय लेता है और उस पर दूसरे व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, इसका मतलब वो व्यक्ति संप्रभु नहीं है। जैसे अपने देश में आप देखिए तो बिहार एक राज्य हम लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में बिहार एक राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं। इसका निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा प्रभावित हो सकता है, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रभावित हो सकता है, लेकिन भारत एक संप्रभु है, क्योंकि इसका निर्णय किसी के द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता। तो इस तरीके से संप्रभुता को आप ऐसे समझिए कि संप्रभुता का अर्थ ये होता है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति या संस्था जो निर्णय ले वो किसी से प्रभावित होकर के नहीं ले, या उसके द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो किसी के प्रभावाधीन नहीं है। तो ऐसे बॉडी को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संस्था को संप्रभु हम बोलते हैं। अब देखिए, इस्लामी प्रशासन व्यवस्था में जो नियम है संप्रभुता का, वो ये कि इस धरती पर कोई संप्रभु हो ही नहीं सकता। एक बेसिक चीज, धरती में कोई बादशाह हो ही नहीं सकता है। इस धरती का बादशाह सिर्फ एक है, वो है अल्लाह। इसके अलावा किसी का शासन यहां नहीं चल सकता। इसका मतलब क्या है कि संप्रभुता जो है ईश्वर में, अल्लाह में नहीं है, तो वही आके शासन कर ले अपने। तो वहां तो ऐसी बात है नहीं, वो तो निराकार है, उसको कोई देख नहीं सकता, तो शासन करेगा कैसे? तब ऐसी परिस्थिति में जो कुरान और हदीस के जरिए जानकारी मिलती है कि आखिर इस्लामी शासन व्यवस्था होगी कैसे, जब सोवरेंटी यहां किसी को देने का नियम है ही नहीं, संप्रभु कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि संप्रभुता पूरी दुनिया में सिर्फ एक के पास है, वो है ईश्वर। तो फिर यहाँ शासन चलेगा कैसे? तो शासन के लिए 3 नियम बनाए गए, ये ध्यान देने योग्य। उसमें सबसे पहला है कि जब भी शासन करो, न्यायपूर्ण शासन करो, विथ जस्टिस करो।
अगर शासन न्याय के साथ नहीं होता है तो समाप्त हो जाता है। और दूसरा कि शासन में जो भी निर्णय तुमको लेना है वो आपसी विचार विमर्श के से। और तीसरा कि तुम में अधिकार में जो भी बड़ा हो और उम्र में जो भी बड़ा हो उसके आदेशों का पालन। तो इस प्रकार से एक साबित हो गया कि जो इस्लामी शासन व्यवस्था में जो शासन का स्वरूप निर्धारित किया गया है वो कैसा निर्धारित किया गया। अगर तीनों का हम अध्ययन करें तो ये तीनों से ये प्रमाणित होता है कि ये शासन का लोकतांत्रिक रूप है। यानी इस्लाम ने अपने आरंभिक बेला में ही शासन में लोकतंत्र की स्थापना कर दी। अब ऐसी परिस्थिति में जब शासन में लोकतंत्र की स्थापना कर दी तो इसमें अब एक तो तय हो गया कि सोवरेन सिर्फ अल्लाह होगा। इसका मतलब यहाँ इस्लामी प्रशासन में बादशाहत की अवधारणा को नकार दिया गया। कोई बादशाह नहीं होगा, पूरी दुनिया का बादशाह एक, तो वो तो शासन करने आएगा नहीं, अदृश्य है। तो इसका मतलब जो व्यक्ति शासन करेगा वो ईश्वर का प्रतिनिधि होगा, ये क्लियर कट होगा। लेकिन वो प्रतिनिधि जो है वो लोकतांत्रिक रूप से ही शासन करेगा। अब इस लोकतांत्रिक रूप में यहां हमें देखना है कि संप्रभुता कहां निवास करती है, सोवरेनिटी कहां निवास करती है, का निवास स्थान। जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो जाहिर सी बात है कि राजा में संप्रभुता नहीं निवास करती। तो ऐसे में ये संप्रभुता दिल्ली सल्तनत में जहां निवास करती थी उसको बोलते थे उम्मत, या इसको बोलते थे मिल्लत। इसमें निवास करते हैं। ये उम्मत और मिल्लत का मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों का अर्थ आप लेना चाहें तो इसमें होगा डायरेक्टली कि वयस्क मुसलमान जो होशमंद हो चुका है, जिनको सोचने समझने की योग्यता हो, वही मिल्लत। और इसी उम्मत या मिल्लत को शासक चुनने का अधिकार या खलीफा चुनने का अधिकार। बात समझ में आई? जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह तय हो गया कि सोवरेनिटी या संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में निर्धारित नहीं होगा, बल्कि सोवरेनिटी या संप्रभुता जो है वो ग्रुप ऑफ पीपुल में निर्धारित होगा कि जिसमें जनता का समूह होगा, उसमें सोवरेनिटी रहेगी, उसमें संप्रभुता रहेगी और एक लोकतांत्रिक ढांचे का निर्माण किया गया। ऐसे में जो व्यवहारिक पक्ष उभर करके सामने आए वो हम बताना चाहते हैं आपको। बोर्ड पर उतना लिखना संभव नहीं है, उसको आप समझिए कि इस्लाम ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विघ्न या बाधा हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के फौरन ही उपस्थित हो। आपको पता होना चाहिए कि जिस हजरत मोहम्मद साहब ने इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, एक नवीन धर्म की स्थापना की, उनके मृत्यु के बाद
उनका जो जनाजा था या लाश था वो 10 दिनों तक बिना अंतिम संस्कार के पड़ा रहा। दूसरी बात, इस्लाम धर्म में अंतिम संस्कार में जो अंतिम रिचुअल्स है उसको बोलते हैं जनाजे की नमाज, और ये सामूहिक पढ़ी जाती है। लेकिन प्रोफेट हजरत मोहम्मद साहब के जनाजे का नमाज सामूहिक नहीं पढ़ी गई, लोग व्यक्तिगत रूप से आके पढ़ते चले गए। यहीं पर वो राज छुपा हुआ है जिसमें मिल्लत उभर करके सामने नहीं है। इसके पीछे क्या राज था? राज ये था कि प्रोफेट मोहम्मद साहब अपने जीवन काल में कि मेरे बाद कौन होगा इसकी घोषणा नहीं किया, यानी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, बल्कि उत्तराधिकारी के लिए अधिकार उम्मत या मिल्लत को दे दिया। किसको दे दिया था? उम्मत या मिल्लत को, कि जो चुन ले। अब देखिए कि ऐसी स्थिति में जो उनकी मृत्यु के बाद परिस्थितियां पैदा हुई वो ये कि अरब के लोग की सबसे बड़ी बुराई ये थी कि वो लोग कबीलों में बटे हुए, और कबीलों भी वंश में बटा हुआ था। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था वो कुरैश कबीला था, और इस कुरैश कबीला में 2 वंश थे, बनु हाशिम और बनु उमैया, और इन दोनों के बीच में खाना काबा जो मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है उस पर कब्जे की भी लड़ाई इस्लाम धर्म के उदय से पहले ही से चला रहा है कि काबे पे किसका कब्जा होगा। गौर से समझिए इस बात। तो काबे पे कब्जा जो था बनु हाशिम वंश का, प्रॉफेट भी बनु हाशिम वंश के। प्रॉफेट को इस्लाम धर्म की घोषणा के बाद सबसे ज्यादा जो विरोध का सामना करना पड़ा था वो अपने कबीले के दूसरे वंश बनु उमैया से। अबू जहल, अबू लहब जो लोग थे हमेशा प्रॉफेट पर आक्रमण किया, मारने की कोशिश की। हालांकि फतह मक्का के बाद जब मक्का की विजय हुई तो अबू जहल ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके दिल में जो कुरैश कबीले के खिलाफ जो विचारधारा थी वो समाप्त नहीं हुई। तो प्रॉफेट की मृत्यु के बाद वही द्वंद्व जो वंशीय द्वंद्व था कुरैश कबीले का, यानी कुरैश कबीले जो 2 वंश थे बनु हाशिम और बनु उमैया, ये उभर करके सामने आ गए। इसीलिए मिल्लत या उम्मत का कंसेप्ट यहां पर दमित हो जाता है। इस्लाम ने जो मिल्लत या उम्मत का कंसेप्ट रखा था उसका यहां पर विकृत रूप दिखाई पड़ता है कि मिल्लत या उम्मत उभर करके सामने नहीं आती। फिर जाकर के 10 दिनों के बाद अबू बकर जब खलीफा चुन लिए गए तब जो है साहब वो इनके उत्तराधिकारी का निर्णय हो गया, यानी मिल्लत उभर करके सामने जो आ गया हो। लेकिन एक विवाद तो खड़ा हो गया कि इसमें कंसेंसस नहीं है, समान विचारधारा नहीं है, इसके विरोध में भी कोई लोग नहीं। अब जानते हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे हुआ ये कि इस्लाम में विवाद बढ़ते चले गए। क्या बढ़ते चले गए? यहाँ विचारधारा था कि उम्मत में जितना वयस्क मुसलमान था सब शामिल था, लेकिन अब क्या हो गया कि इसके स्थान पर अगर 11 वयस्क मुसलमान हो, 11 ना हो तो 5 ही अगर व्यस्क मुसलमान हो, 5 ना हो तो 3 ही अगर व्यस्क मुसलमान हो,
3 नहीं हो तो कम से कम एक ही व्यस्त मुसलमान हो, और इन लोगों ने इस संख्या के आधार पे कोई घोषणा कर दी। घोषणा का मतलब समर्थन कर दिया, समर्थन का मतलब चुन लिया, तब ऐसी परिस्थिति में यही जो है वो मिल्लत कहलाए या उम्मत कहलाए। मतलब इस्लाम धर्म मिल्लत या उम्मत के लिए जितने भी वयस्क लोग थे उन सभी को इसमें शामिल किया। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो द्वंद्व था इस्लाम धर्म के अंदर कबीलों का, उसके वजह से कभी उम्मत या मिल्लत का एक व्यापक कंसेप्ट उभर करके आया ही नहीं, और उसका जीता जागता सबूत प्रॉफेट मोहम्मद साहब की मृत्यु के फौरन बाद दिखाई पड़ा। क्यों? कि जो बनु हाशिम वंश में और बनु उमय्या वंश में द्वंद्व था, हालांकि दोनों जो थे वो एक ही कबीले के थे, कुरैश कबीले के, वो द्वंद्व के वजह से उम्मत का कंसेप्ट उभर करके सामने नहीं आया। फिर से बहुत आंतरिक विवाद है, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह इन प्रकार एक मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद खलीफा चुने। तो ये सिलसिला बढ़ता चला गया डिविजन्स का, लोगों के बीच, मुसलमानों के बीच, और काम चलाने के लिए निर्णय ले लिया गया कि छोड़ो सभी लोग से कौन पूछेगा, 11 लोग भी अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी को तो वो इलेक्शन मान लेंगे, वो इलेक्शन मान लेंगे। तो आज भी सऊदी अरबिया में ये जहां अरब के देश हैं, आप बोलते हैं कि राजतंत्र, लेकिन वो अपने हिसाब से लोकतंत्र के अनुरूप शासन करते हैं। वहां भी क्या है कि 11 लोग या उनके अपने परिवार के लोग जो भी हैं वो मिल बैठ के चुन लेते हैं कि इसको हमने राजा चुनिए या इसको किंग चुनिए। तो डेमोक्रेसी तो वहां भी है, वो बोलते हैं कि इस्लामी नियमों के अनुसार ही शासन कर रहे हैं। तो इसकी बुनियाद कहाँ पड़ी थी? इसकी बुनियाद वहां अब बात समझ नहीं। तो ये शासन की संप्रभुता और कैसे वो डेवलप हुआ, ये चीज है। अब देखिए आगे, ये कम से कम एक टॉपिक के खत्म करना है, तो आप लोग को स्नैप लेना तो ले लीजिए, फिर हम दूसरा चीज लिखते हैं आगे। हो गया? अब देखिए दूसरा जो हेडिंग हम बनाएंगे कि साहब दिल्ली सल्तनत में हम लोग का हेडिंग यही होगा, इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक थे वो पहले हम लोग बता चुके हैं। अब देखिए जो अगला टॉपिक इसमें है वो है सुल्तान। क्या चीज? सुल्तान। ये सुल्तान जो था, क्या था दिल्ली सल्तनत, एक समझने की बात है। तो दिल्ली सल्तनत में ये जो सुल्तान था, ये जो शासक था उसकी पदवी, शासक की पदवी, ये पोस्ट था। जैसे प्राचीन काल में राजा बोला जाता, मुगल काल में बादशाह बोला जाता, तो उसी ढंग से दिल्ली सल्तनत में राजा या बादशाह के स्थान पे क्या बोलते थे हम लोग? सुल्तान।
अब देखिए, इसको समझना है कि इस पदवी का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ। जो उदय हुआ, ओरिजिन हुआ, वो कैसे हुआ, ये एक सवाल पैदा होता है। तो इस कैसे का उत्तर के लिए एक पृष्ठभूमि उत्तरदायी है, और उस पृष्ठभूमि को आपको समझना होगा कि आखिर सुल्तान कैसे उदित होकर सामने आया, या सुल्तान की पदवी कैसे सामने आई, है ना। तो इसके लिए जो उत्तरदायी फैक्टर्स था, जो उत्तरदायी पृष्ठभूमि था, वो था कि खिलाफत के शासन का स्वरूप। हम यहाँ पर थोड़ा कम करके चल रहे हैं, ये यहाँ पर बहुत बड़ा सेक्शन है जो बार बार आपको क्लास में बता चुके हैं। तो खिलाफत के शासन का स्वरूप क्या था? तो खिलाफत के शासन का स्वरूप धर्म प्लस राजनीति मिश्रित स्वरूप। आमतौर पे आज के युग में ये कहा जाता है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। राजनीति अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। लेकिन जो इस्लामी साम्राज्य था, या जो तुर्किश एम्पायर था, जिसमें इस्लामी शरिया के अनुरूप प्रशासन चलाया गया, उसमें जो खिलाफत से जहां से उदय होता है शासन, तो उसका जो स्वरूप था वो धर्म राजनीति मिश्रित स्वरूप। यानी ये लोग धर्म को और राजनीति को अलग नहीं मानते थे, क्योंकि उनका उदय कहाँ हुआ था? तो प्रॉफेट मोहम्मद साहब के समय से। प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने जिस व्यवस्था की नींव डाली, व्यवस्था सिर्फ एक धर्म नहीं था, या उन्होंने अपने जीवन काल में जो भूमिका निभाई वो सिर्फ एक धार्मिक प्रधान की भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने राजनीतिक रूप से राजनीति में ही बहुत गहरे रूप से हस्तक्षेप किया, अर्थव्यवस्था में भी हस्तक्षेप किया, समाज में भी हस्तक्षेप किया, धर्म में भी हस्तक्षेप किया, और सभी के बारे में अकाट नियमों का प्रतिपादन। इसलिए इस्लाम धर्म वास्तव में एक धर्म न होकर के एक जीवन पद्धति, जिसमें जीवन से सरोकार सभी व्यवस्थाओं पर रूल्स बनाए गए, नियम बनाए गए और उसी के अनुरूप संचालित। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस्लाम धर्म में, शरीयत में धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है, बल्कि धर्म और राजनीति की दोनों एक ही विषय है। अब प्रॉफिट की मृत्यु के बाद जो खिलाफत का दौर आया, तो उसमें हमने बताया था आपको खिलाफत का 3 दौर था। एक खिलाफत राशिदा जो 632 से लेकर 681 ईस्वी तक था। दूसरा दौर जो था खिलाफत उमैया, आप भी रिपीट करते रहिए, याद हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, 681 से 750 तक। और फिर खिलाफत अब्बासिया 750 से लेकर करके लगभग 900 अपने चरमोत्कर्ष। हालांकि शक्तिहीन रूप में 1258 तक रहा, जब तक के हलाकू खान ने अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुतसिम की 1258 में हत्या न कर, तब तक वो बना रहा। लेकिन 900 तक वो प्रभावशाली रूप से बना। अब ये देखिए आप लोग कि 632 हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद से लेकर जो 900 तक का समय है, जिसमें 3 खिलाफत का दौर, इन सबों ने धर्म और राजनीति को संयुक्त रूप से प्रयोग किया। इतने लंबे कालों में धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं थी, धर्म और राजनीति एक साथ था। बात समझ में आई? अब धर्म और राजनीति जब एक साथ था,
इसी समय जो थे वो तुर्क लोग अब्बासी खलीफाओं के महल रक्षक के रूप में भर्ती हुए। ठीक है, महल रक्षक के रूप में जो भर्ती हुए, तो पहले मुसलमान नहीं थे, प्रभावित होकर के अब्बासी खलीफा से वो लोग मुसलमान बने और फिर जितने गुर शासन के सब सीख लिए। और जब खिलाफत के शासन, जब खिलाफत का शासन पतनशील हुआ, क्या हुआ? पतनशील कब हुआ? तो 900 ईस्वी के लगभग, ईस्वी के लगभग, एग्जैक्ट नहीं 900 है, कुछ घटनाएं 900 से पहले भी घटी, कुछ घटनाएं 900 के बाद भी घटी, तो इस ढंग से 900 के लगभग शब्द हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पतनशील हुआ, तो अब देखिए ये जो खिलाफत था ये धर्म और राजनीति इसमें मिश्रित थी, मिली हुई थी, अलग नहीं थी। लेकिन जब इनका पतनशील हुआ तो इसका स्थान किसने लिया? इसका स्थान लिया किसने? तुर्कों ने। या पूर्व में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुर्क लोग बगदादी खलीफा के दरबार में महल रक्षक के रूप में शामिल हुए। ये पहले से अंडरस्टूड है। आप पूर्व के क्लासों में जब हमने दिल्ली सल्तनत शुरू किया था तो उसी समय बहुत व्यापक रूप से इसको पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उसका कोई बात हम आपको नहीं बता रहे, वो दोहराव हो जाए। अब तुर्कों ने स्थान लिया और इनके द्वारा जो 4 वंशों की स्थापना की। ठीक है, अब 4 वंश की जो स्थापना की गई उसमें कौन कौन था? सामानी, सासानी, सफावी और बुई। ये सभी के सभी तुर्क थे। ठीक है, अब ये जो 4 वंश थे, इन 4 वंशों की जो स्थापना हुई तो यहां से इस्लामी शासन व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। इस्लामी शासन में परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ भाई, ये समझना होगा आपको। तो इस्लामी शासन व्यवस्था में यह परिवर्तन हुआ कि जो धर्म और राजनीति एक था वो अब अलग हो गया। बात समझ में आई? 632 से लेकर के 900 ईस्वी तक खिलाफत राशिदा, खिलाफत उमैया और खिलाफत अब्बासिया में जो धर्म और राजनीति एक ही व्यक्ति देखता था, यानी खलीफा, अब जब अब्बासी खिलाफत का पतन हुआ और जब उसके जगह पर उसके सेवकों ने यानी तुर्कों ने 4 वंशों की स्थापना की, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जो धर्म और राजनीति पहले एक था वो अब अलग हो गया। अब एक हाथ में नहीं, अब एक हाथ में। बात समझ में आई? अब देखिए कि धर्म का ठेकेदार खलीफा ही रहा। ठीक है, और राजनीति के ठेकेदार ये 4 वंश हो गए, यानी सामानी, ससानी, सफावी, दौगुल। ठीक है, तो हर का अलग अलग एरिया था। इसी में से एक था सामानी वंश जी, इसी में एक था सामानी वंश। इसी का कौन था? इसी वंश में महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी,
और कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आप समझ गए कि दिल्ली सल्तनत जो था वो सब के सब कौन थे? सामान्य लोग थे। ठीक है, अब खलीफा का क्या हुआ ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, बड़ा इंटरेस्टेड होगा। तो ये 900 में, ये खलीफा 900 में क्या हुआ? ये सिर्फ धर्म का प्रधान हो रहा बगदाद में, लेकिन एक घटना घटती है 1258 ईस्वी 1258 में, और वो क्या था कि इस 1258 में जो अंतिम खलीफा था, लेकिन खिलाफते अब्बासिया का, उसका नाम था अल मुस्तकीम। इसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? बोलिए। हलाकू खान। हलाकू खान कौन था? तो चंगेज खान का पोता था। इसी के बारे में एक बहुत लंबी हिस्ट्री अंदर में पकड़ के बोला कि हम गवाही देते हैं कि इस्लाम धर्म सबसे अच्छा है, तुम लोग के पास आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन फिर भी तुम्हारा पतन हो रहा है, हम तुमको मारने जा रहे हैं, हमको भी अफसोस आ रहा है कि तुम इतने बड़े साम्राज्य के व्यक्ति हो, आखिर तुमको अपने पतन का पता है क्यों हो रहा है? तो इस खलीफा ने जो है वो जवाब दिया था। ये एक बहुत पेचीदा मसला है, इसलिए मैं उसमें आपको नहीं जाना चाहता हूँ, और ऊपर ऊपर जा करके जो सिर्फ तथ्य है, जो फैक्ट्स है, उससे आपका परिचय करवा रहा है। तो ये हलाकू खान ने हत्या कर दी 1258 में। अब देखिए कि इसके बाद या इस घटना के बाद जो ये तो मुस्तकीम को मारा, सबको तो नहीं मारा होगा, उसका और तो बचा हुआ होगा। तो परिवार के जो बचे हुए लोग थे, परिवार के बचे हुए लोग किसके? अल मुस्तकीम के। वो चले गए कहाँ? तो मिस्र में। मिस्र कहाँ है? अफ्रीका में है। बोलिए, मिस्र नहीं जानते हैं जी? यहाँ फातिमी वंश अभी जीवित था। फातिमी वंश भी अपने आप को खलीफा ही कहता था। एक नया चीज आ गया। अब देखिए थोड़ा सा हम समझ, एक अब्बासी खिलाफत है, एक फातिमी खिलाफत। ये क्या था इस्लाम में मामला? तो आप लोग शिया सुन्नी जो है वो नाम सुने होंगे। तो ये बहुत पहले ही जो फातिमी खिलाफत थी, ये लोग 12 इमाम को मानते हैं कि इस्लाम धर्म में 12 इमाम हैं। 11 इमाम आ चुके हैं और चले गए, 12वें इमाम अभी हाजिर हैं और जीवित हैं वो एक लंबे समय से। और जब बहुत अन्याय बढ़ जाएगा तो प्रकट होंगे और दुनिया में शांति स्थापित करेंगे, जिसको इमाम मेहदी ये लोग मानते हैं। सुन्नी लोग भी मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि नहीं, अभी आने वाले हैं, जीवित नहीं। ये दोनों में डिफरेंस। तो जो अब्बासी खिलाफत था ना, वो सुन्नियों का था, और जो मिस्र में फातिमी खिलाफत था वो शियों का था। अब बात समझ। तो जब हलाकू खान ने मारा तो इन लोगों को कुछ बचा ही नहीं। ये लोग चले गए फातिमी के पास। ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि छोड़ो, हम लोग मुसलमान हैं, नहीं कहना, थोड़े बहुत विवाद होते रहते। तो इस तरीके से 1258 के बाद खिलाफत खत्म नहीं हुआ। खिलाफत खत्म नहीं हुआ, वो जाकर के फातिमी वंश में मर्ज कर गए। फातिमी वंश में मर्ज कर गए। और उस समय से लेकर करके, यानी एक दूसरा तिथि है 1517।
ये खिलाफत मिस्र में गिरा 1258 से लेकर के 1517। अब 1517 के में क्या हुआ कि यहाँ एक तुर्क था, तुर्की का, जिसका नाम था मोहम्मद सलीम। क्या नाम था? मोहम्मद सलीम। ये खलीफा को लेकर के चला गया तुर्की। लेकर कहां चला गया? तुर्की। अब जब तुर्की चला गया तो 1517 से लेकर के 1924 तक जो खिलाफत रही वो कहां रही? तुर्की में। बात समझ में आई? और इसी खिलाफत को खिलाफत उस्मानिया बोलते हैं। खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है। और 24 में मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की से भी खिलाफत को खत्म कर दिया। तो ये जो दौर है 900 से लेकर के 1517 तक, ये इसके पतन का दौर है खलीफा का। खलीफा थे सिर्फ धार्मिक विषय के अधिकारी। इस समय राजनीतिक विषय का अधिकारी कौन हो गया? ये जो 4 वंश, ये दिमाग में घुस गई। हम लोग को इसी को फोकस करना है। क्लियर? और ये धर्म के ये हो गए। अब ये चला गया 1517 में, तो इसके बाद फिर एक हो गया धर्म और राजनीति। जो खिलाफत उस्मानिया था, इसमें जो खलीफा था तुर्की, तो वो धर्म का भी प्रधान था और राजनीति का भी प्रधान था। वो धर्म का ही प्रधान था और राजनीति का ही प्रधान था। ये धर्म प्लस राजनीति, इसके पीरियड में दोनों क्या हो गई? एक हो गई। यानी जो पहले वाली स्थिति थी वो अवस्थापित हो गई। बात समझ में आई? तो इसी पीरियड में जो ये 900 से 1258 तक का जो पीरियड है, ये वाला देख रहे हैं? इसी पीरियड में ये जो सामानी वंश है, इसी में सुल्तान पद का उदय हुआ। तो सुल्तान पद का उदय कैसे हुआ? तो सिंपल वे में, सरलीकृत रूप में अगर आप मानिए तो वो ये कि खलीफा के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाया? सुल्तान। क्या कहलाया? सुल्तान। अब बात समझ में आई? अब इसका अर्थ क्या हुआ कि वो प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन वो खलीफा के अधीन था। सिर्फ अंतर क्या था कि अब खलीफा राजनीतिक सत्ता का प्रयोग नहीं करेगा। उसका प्रतिनिधि कौन करेगा? जो क्या कहलाएगा? सुल्तान का। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत में जिन लोगों ने शासन किया वो सुल्तान कहलाए। और सुल्तान का अर्थ क्या हुआ कि वो खलीफा का प्रतिनिधि के रूप में शासन करे। तो इस प्रकार से सुल्तान का पद का उदय हुआ था। प्रथम जो व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है, ये सुल्तान की उपाधि धारण करने प्रथम व्यक्ति महमूद गजनवी। कौन था? गजनी। उसके बाद फिर जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक थे उन सबों ने सुल्तान की उपाधि धारण। इसको स्नैप ले लीजिए और उसके बाद अगले क्लास में कल जब हम लोग मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है?